जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं बाबूजी मनोहर लाल जी का एहसानमंद रहूँगा। मेरी दिनचर्या उस माँ भगवती की पूजा से ही शुरू होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय कि एक रिक्शा चलाने वाला भी बीए पास मिल सकता था। मामला कैसे संभाला आपने? फिर मैंने कहा कि सर मैंने ऐसे किया, मेरा चोरी हो गई। सरेंडर कर दिया आपने? तो हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसी पोजीशन में आप सत्य बोल देंगे, जब आप फंसी गए तो सच बोल दें। बाबूजी मनोहर लाल जी की देखिए मैं जितना कहूँ उतना थोड़ा है। उन्होंने मेरे लिए बहुत जंग लड़ी। मैं एक बात कहता हूँ, सड़कें और गलियाँ बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। काम वो एक विधायक ऐसा काम कर दे जिसे लोग याद रखें। फटकार तो आप भी बहुत लगाते हैं अधिकारियों को। देखिए वो कहते हैं ना, भय बिन होई ना प्रीति। मेरी उम्र इतनी हो गई और मैं जीवन के इस पहर में झूठ नहीं बोलना चाहता, और मोबाइल सबसे ज़्यादा झूठ बोलवाता है। आदमी के पास मोबाइल हो ना हो, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। मोबाइल एक फैमिली मेंबर बन गया। साइंस कितनी भी तरक्की करेगा, दो चीज़ साइंस आपको कभी नहीं दे सकती, एक तजर्बा और एक आशीर्वाद। पंजाब केसरी टीवी की खास पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाने का काम करें, उन लोगों से चर्चा करें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी मुकाम को हासिल करा है। और इसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा मौजूद हैं, जो कि जींद से विधायक हैं और डिप्टी स्पीकर हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट सीरीज़ में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, आपने हमें समय दिया। तो कैसे हैं सर आप? सबसे पहले तो आप। जय माता की। सब आनंद है उस प्रभु की, उस माँ भगवती की कृपा है, और मैं ये कहूँगा कि हमारे आला कमानों का आशीर्वाद है। तो मिड्डा साहब, आज की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हाल ही में एक नई खुशी दिल्ली में भी आई और एक खुशी आपके साथ भी आई कि डिप्टी स्पीकर के पद से आपको नवाजा गया। किस तरीके से आप इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और किस तरीके से प्रभु का शुक्राना करते हैं? देखिए, इसमें मैं जहाँ माँ भगवती को, उस प्रभु का शुक्राना अदा करता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया, नायब सैनी जी ने। वहीं पर दिल्ली के अंदर भी आज मेरे जींद की नंदगढ़ गांव की बिटिया मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये बड़े गौरव की बात है। और वहीं पर अब हम ये भी कह सकते हैं, जहाँ पर ये कहा करते थे करनाल सीएम सिटी है, आपका सिरसा सीएम सिटी है, रोहतक सीएम सिटी है, लेकिन आज हम ये भी कह सकते हैं जींद भी सीएम सिटी है। और फिर जींद की बिटिया का दिल्ली का सीएम बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि जो लोग ये कहा करते थे कि जींद बैकवर्ड है, मेरे ख्याल से अब तो बैकवर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ की बिटिया भी सीएम बनी है। आपके किस तरीके से मतलब बातचीत रही, किस तरीके का प्यार आपका है उनके साथ? देखिए, मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये लाइन में चल रहे थे जो सुनने में आया कि जींद की बिटिया, ये तो अच्छा लग रहा था और मुझे उम्मीद भी थी। और आदमी तो देखिए कहीं ना कहीं जो लगाव होता है, उस लगाव की बदौलत कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इच्छा थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन्हीं का नाम रखें। डॉक्टर साहब, आपके पिता से आपका राजनीतिक संघर्ष जो है शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है। उस राजनीतिक संघर्ष से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन किस तरीके से आपका गुजरा, क्योंकि बताया जाता है कि बचपन में आप बहुत शरारती किस्म के थे और इस वजह से आपको शायद घर से दूर भी जाना पड़ा था। देखिए, बचपन तो हर बच्चे का कहीं ना कहीं शरारती होता है ये, लेकिन मैं 4 बहनों का भाई था। मेरे बड़े भाई भी थे, हम 2 भाई और 4 बहनें थी। और कुछ शरारती तो था ही, और मैं शरारती होने की वजह से मेरे भाई ने और पिताजी ने कहा कि इसे कहीं बाहर पढ़ाई के लिए भेज दें, तो मुझे बीएमएस करने के लिए बिहार जाना पड़ा। तो 7 साल मैं बिहार में रहा, और तब कोई ऐसा विचार भी नहीं था राजनीति को लेके। लेकिन जब मैं गया तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र जी थे मुख्यमंत्री, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी बने। तो बहुत दौर भी देखा हमने बिहार में, उनकी सभाएं देखी और वो सब देखा। उसके बाद में 1993 में मेरे भाई साहब ब्रह्म में लीन हो गए एक्सीडेंट में, वैष्णो देवी जाते हुए। तो बस फिर सारी जिम्मेवारी हो गई और सारा शरारतीपन और नटखपन सारा दूर ही हो गया, क्योंकि जिम्मेवारियाँ फिर इंसान को कहीं ना कहीं सीरियस कर देती है। तो उसके बाद पिता को आराम कराने के लिए मैं आता था, रेस्ट भी कराता था, और कभी ये सोचा नहीं कि मेरे पिता राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे। लेकिन 2007 में माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने अजय सिंह जी को घर पे भेजा, और उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप इनेलो ज्वाइन कीजिए। जबकि मेरे पिताजी ने कहा जी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैंने कभी सोचा नहीं इस विषय पे।
लेकिन कहा उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। 2009 में फिर मेरे पिताजी चुनाव लड़े और 2014 में चुनाव लड़े। 2014 में माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने अपनी दरिया दिली भी दिखाई। उन्होंने उस समय एक पुल का उद्घाटन हुआ तो उसमें विपक्ष की पार्टी का मुझे नहीं लगता कोई विधायक का नाम लिखवाता हो, लेकिन उन्होंने लिखवाया क्योंकि दूसरी टर्म थी। और फिर मेरे पिताजी ने माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी से मेडिकल कॉलेज की मांग रखी, उन्होंने उस मांग को भी पूरा किया। जो भी मांग मुझे लगता है विपक्ष में होने के बावजूद भी मेरे पिताजी ने अगर माननीय मनोहर लाल जी के आगे कोई अपनी बात रखी तो उन्होंने मानने का काम किया। यहाँ तक कि बाबूजी मनोहर लाल जी ने मेरे पिताजी 2018 में जब एक्सपायर हुए तब जितने प्रश्न उन्होंने सेशन में पूछ रखे थे उन सब प्रश्नों की मंजूरी दे दी और उन्होंने आपने उसका पूरा वो किया। और करते मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत मान सम्मान दिए। और फिर बाबूजी मनोहर लाल जी ने भी मुझे टिकट, मुझे लगता है कि सभी को। मिर्जा साहब मैं उस पर आऊँगा, पर अभी बात कॉलेज लाइफ पर ही हम स्टिक करना चाहेंगे। आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बिहार से पढ़े हैं और बिहार के माहौल को और पढ़ाई को हम बेहद इसको जानना चाहेंगे कि कुछ 2 या 3 ऐसे इवेंट्स हमें ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद हम आपके राजनीतिक सफ़र पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नटखट थे या आपके साथ वाले नटखट थे कि कॉलेज की कोई ऐसी शैतानी या कोई अच्छी चीज़ जो अभी तक आपको याद आती है। मतलब इस उम्र में आकर तो हर व्यक्ति सोचता। देखिए, बिहार में मैं ये कहूँगा कि उस समय भी एजुकेशन बहुत थी। जब हम गए तो लाइट की व्यवस्था बहुत कम होती थी। जो बच्चे तब उस समय में आईएएस सब अधिकतर मात्रा में बिहार से निकलते थे। मैं ये कहता था जो बच्चे लैंप की रोशनी में पढ़ेंगे नेचुरल है कि वो नंबर लेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय कि एक रिक्शा चलाने वाला भी बीए पास मिल सकता था। तो आज तो अभी मैं हाल ही में स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स का जो एक कार्यक्रम था वहाँ गया तो बिहार बहुत चेंज हुआ था। तो काफ़ी पटना ही देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था। तो कुछ घटनाएं, खट्टी मीठी यादें हैं। कुछ 2 घटनाएं आप जो बता पाएँ हमें। उसमें ये घटना है कि प्रैक्टिकल हमारा चल रहा था तो मेरा प्रैक्टिकल किसी लड़के ने उठा लिया। अच्छा। तो प्रैक्टिकल की कॉपी उठा ली तो अब मेरे लिए बड़ी दिक्कत थी। वो आपका दोस्त ही था? ये मालूम ही नहीं लगा किसने उठाया। दोस्त होता तो क्लियर ही हो जाता। लेकिन फिर हमने भी चोरी की तो जब उसको प्रैक्टिकल वहीं से प्रैक्टिकल चोरी कर खिड़की में से उठा के जब दी तो उस पर कुछ ऐसा टिक मार्क किया हुआ था जो टीचर थे। हमें देखा नहीं कि हमें लगा तो कहने लगे तो आप हम पहले देख चुके हैं। तो उसमें भी बड़ी दिक्कत रही है। तो मामला कैसे संभाला आपने, क्योंकि ऑलरेडी। फिर मैंने कहा कि सर मैंने ऐसे किया, मेरा चोरी हो गया, अगर आप मार्क्स लगाना चाहें तो लगा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। सरेंडर कर दिया आपने? तो हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसी पोजीशन में आप सत्य बोल देंगे, जब आप फंसी गए तो सच बोल दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा भी रहता है। वहीं पर हमारे साथ एक लड़के पीलीभीत के पढ़ते थे तो उनसे कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप अपने गार्जियन को बुलाओ। तो उन्होंने अपनी माँ को बुलाया और क्योंकि उनके फादर नहीं थे तो उनकी माँ बड़े ही हेजिटेशन सी कर रही थी कि हम किस प्रकार से प्रिंसिपल साहब के, चेयरमैन साहब के पास जाएंगे। तो हमने कहा कि हम चलेंगे आपके साथ। तो मुझे भेजा गया सभी दोस्तों ने मिलके। तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ी उनसे कहा, वो सरदार थे, तो जो हमने कहा जी आप एक काम कर लीजिएगा, 2-4 बार आप अपनी कृपान को छेड़ दीजिएगा कि ऐसे थोड़ा बैठे बैठे निकाल लीजिएगा तो प्रिंसिपल साहब वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी माधुरता से काम लिया, उसे क्षमा किया। ऐसी कई बार घटनाएं घट जाती हैं, तो ये सब चीज़ों को देखने को मिला। कुल मिला के कॉलेज लाइफ ने सर आपको क्या सिखाने का प्रयास किया कि बच्चों के लिए कॉलेज लाइफ कितनी ज़रूरी है? कुछ लोग ऐसे भी हैं आज के समय में जो कॉलेज जाना प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं हम ज़िंदगी की शुरुआत ओपन तरीके से करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम दे दिए। तो कॉलेज का कितना महत्व समझते हैं लाइफ में? ज़िंदगी का अलग अलग पड़ाव है साहब। आप स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं तो अलग ही माहौल मिलता है। आप स्टार्टिंग में अगर कॉलेज को अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं, तो आपको ज़िंदगी के अंदर बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। आपको अपने आप अकेले में खड़ा होना आ जाता है कि आपको किस प्रकार से खड़ा होना है। और वहीं अगर आप अपने शहर से बाहर चले जाते हैं फिर आप मान के चलिए कि आपको सारा ज़िंदगी का तजर्बा वहीं से मिल जाता है, कैसे रहना है, कैसे आपको भोजन बनाना है। हम भोजन भी स्वयं बनाते थे, तो ये सब व्यवस्थाएं रहती थी। कॉलेज की हॉस्टल की लाइफ तो आप तो मतलब आप कुकिंग जानते हैं? मतलब हाँ थोड़ी बहुत जानते हैं। अगर मतलब कि धर्म पत्नी कहे कि आज नहीं खिलाना तो बना के खा सकते हैं। इंडिपेंडेंट है जी। तो बेटा साहब अब राजनीतिक सफ़र पर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से सर राजनीति में एंट्री हुई। मतलब वो
क्या सिचुएशन थी उस समय में कि आपको किसी का कॉल आया या आपने खुद अप्रोच किया, वो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी और उसके बाद की सिचुएशन क्या थी, उसके बारे में बताएं। नहीं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि 2009 में मेरे फादर चुनाव लड़े, 2012 में वो उनको एक नंदी ने चोट मार दी। उसके बाद 2012 के बाद मुझे फील्ड में जाना था, क्योंकि अब किसी न किसी व्यक्ति को तो फील्ड में उतरना ही था। तो फिर मेरा तय किया गया, और वैसे मैं गुस्सैल व्यक्ति था, तो मुझसे कहा गया कि गुस्सा कम करना पड़ेगा आपको, और आपको ये फील्ड संभालना है। फिर मैंने स्टार्ट किया, फील्ड को संभाला, कुछ गुस्सा कुछ कम किया, कुछ कैसे कैसे, ये सब चलता रहा। और उसके बाद पिताजी जब ब्रह्म में लीन हो गए 2018 में, तो उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि सारी जिम्मेवारी तो आएगी। उस समय बाबूजी मनोहर लाल जी ने मेरा पूरा सहयोग किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनाव बड़ा मायने रखता था। जब ये लग रहा था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, 2019 में चुनाव था, तो उस समय बाबूजी मनोहर लाल जी की, देखिए मैं जितना कहूँ उतना थोड़ा है। उन्होंने मेरे लिए बहुत जंग लड़ी कि मुझे टिकट मिले, लेकिन औरों को भी टिकट के जो ऊपर से थे किसी और को मिले, लेकिन बाबूजी मनोहर लाल जी मेरे लिए अड़े, और उनका ये एहसान मुझ पर सदैव रहेगा कि उन्होंने मेरे लिए किया। मैं ये कहूँगा कि एक बाप की तरह उन्होंने अपने इस बेटे का साथ दिया। ऐसा माना जाता है कि मनोहर लाल जी अपने पुराने साथियों को कभी पीछे नहीं छोड़ते। आप इस बात को कितना मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात 100% सही है। या तो ये क्वालिटी बाबूजी मनोहर लाल जी में या ओम प्रकाश चौटाला में थी। देखिए आज वो परमात्मा के पास है, ये क्वालिटी उनमें भी थी। मुझे उनके साथ भी कुछ समय काम करने का अवसर मिला, लेकिन बाबूजी मनोहर लाल जी और उनमें एक डिफरेंस था, ये बड़े प्यार से अपने साथियों का साथ देते। देखिए मैंने आपसे कहा कि जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं बाबूजी मनोहर लाल जी का एहसानमंद रहूँगा, कर्जाई रहूँगा उनका। इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो किया, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने मेरे पिता की तरह मेरा साथ दिया, एक बेटे की तरह उन्होंने मुझे समझा आज भी। और मैं विशेष तौर पे ये भी कहूँगा, मैंने कोई भी काम उनसे कहा, उन्होंने मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। मतलब कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि मुझको गुस्सा भी कभी कभी कर देते थे, मुझे समझाया भी बहुत उन्होंने कि इस प्रकार से काम करवाने होते हैं। उन्होंने अपना तजर्बा, देखिए उनके साथ बहुत से साथी रहे जिनको आपने देखा होगा कि इस कार्यकाल में उन्होंने कैसे कैसे अपने साथियों का, जो पुराने साथी रहे, उनका साथ दिया। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया भी, और वो मेरे पिता तुल्य भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। मैं जब तक जीवित रहूँगा उनका एहसानमंद रहूँगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं उनके बारे में। मीठा साहब, आप भावुक भी होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक और जी। उनके बारे में बात बताता हूँ। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले फ़ोन किया उनसे। मैंने कहा कि बाबूजी मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो मुझे समय दे दीजिए। तो वो कहने लगे अभी नहीं, अभी दिल्ली का चुनाव है उसके बाद। तो फिर चुनाव के बाद मैंने फ़ोन किया, बाबूजी मुझको मिलना है। बोले क्या करेगा मिल के, वैसे ही काम बता, तेरे को जो काम हो मुझे बताओ। मैं अल्लाह जी मिलना मुझे काम के लिए नहीं, मैं उदास हो गया हूँ। बोला मेरी फ़ोटो है ना, उसको देख ले और उदासी दूर हो जाएगी, और साथ में अपनी फ़ोटो भी लगा लेना। और कहने लगे कि मेरा जन्म बेटा, मेरे को डॉक्टर साहब कहते हैं, बोले डॉक्टर साहब मेरा जन्म देश के लिए हुआ है, अगर तुझे कोई विशेष होना तब मुझसे मिलने आ जाना, विशेष काम हो, वरना अगर फ़ोन पे ही अपनी बात हो सकती है तो। क्योंकि मैं समय को बहुत वैल्यू देता हूँ, वाकई में सही है। और मैं ये कहूँगा कि हम लोग जब विधायक उनसे मिलते थे मंगलवार को 2 घंटे का समय देते थे मिलने के लिए, तो जो कागज़ हम उनको पकड़ाते थे, उसके बाद वो देखिए 11-11, 12-12 बजे तक ऑफिसर से भी मीटिंग करते। इससे ज़्यादा भी समय की मीटिंग्स चलती थी बताया जाता है। तो उसके बाद में क्या खासियत थी, हम नेक्स्ट वीक आते तो हम मान लीजिए मैंने 10 कागज़ दिए कामों के लिए, तो ये पता लग जाता था कि 4 कागज़ तो उन्होंने कैंसिल कर दिए कि ये नहीं हो सकता, 6 जो हो सकते हैं आप डिपार्टमेंट से कर लीजिए या आपको फ़ोन आ जाएगा। ये क्वालिटी उनमें थी, वो रात को बैठ के करते थे। और जहाँ वो मुझे गुस्सा भी कर देते थे, मैं उनसे मजाक भी कर लेता था। मुझे अपने आप में लगता है कि कोई भी विधायक उनसे इस प्रकार से मजाक नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बेटे की तरह उनसे मजाक कर लेता और हमेशा उन्हें अच्छा भी बहुत लगता था। मीठा साहब, मनोहर लाल जी के बारे में और जानना चाहेंगे। उनका सीएम का कार्यकाल बेहद एक अलग तरीके से जाना जाता है। ये माना जाता है कि वो 24/7 अवेलेबिलिटी में काम किया करते थे। यानी कि मनोहर लाल जी का कंप्यूटर से बहुत लगाव था, यानी कि चीज़ों को आसान कर देना। पोर्टल स्कीम ले आए, जैसे अब हम सचिवालय में ही जाते हैं
दो सचिवालय है, एक पंजाब का है, एक हरियाणा का है। अगर हम पंजाब में जाते हैं तो वो लिखत पढ़त पर्ची, पर हरियाणा में आपको जाना है तो फ़ोन में मैसेज आएगा, आधार कार्ड दिखाइए, अंदर एंट्री। तो ये चीज़ें किस तरीके से मिड्डा साहब आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन चीज़ को प्रमोट करती है? पेंशन का भी काफ़ी फर्क हमें देखने को मिला इस चीज़ में। तो आपको कुछ खास बात ऐसी जो पता हो, जो उनको कंप्यूटर से इतना लगाव है, उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो मैंने सुना है, और इत्फाक से उनको भी कोरोना हो गया था और मुझे भी कोरोना हो गया था। हम लोग बाबूजी भी और मैं भी मैदानता में ही थे। तो उस समय मुझे बड़ा लंबा समय, जब भी थोड़ा सा लगता था समय, तो हम एक साथ बैठ जाते थे, गपशप करते थे। तो जिक्र हुआ कि जिस समय ये कंप्यूटर आया हिंदुस्तान में, उस समय जितने भी लोगों ने स्टार्टिंग में लिया होगा, उसमें बाबूजी मनोहर लाल जी भी थे और मोदी साहब भी थे। और जैसा मैंने सुना कि बाबूजी आज भी कंप्यूटर के अंदर आजकल के बच्चों से भी फास्ट है, और वाकई में ये तो हम देखते ही हैं। और वही मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि शुरू के प्रारंभिक लोगों में इनके पास कंप्यूटर था, और ये बड़े तजर्बेकार और बड़े दयालु भी। इनको बात समझ आनी चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट इन्हें समझ आ गया, फिर कोई उस प्रोजेक्ट को रोकने की हिम्मत नहीं करता। ये इनकी खूबसूरती कह लीजिए, ये इनके काम करने का जज्बा कह लीजिए, इसे आप मान लीजिए। हर चीज़ को इन्होंने उतार दिया। बल्कि मैंने तो बाबूजी से कहा था कि बाबूजी कि आप दिल्ली में भी ये सब सिस्टम शुरू करें, तो वो कहने लगे कि अवसर अगर मिलेगा, क्योंकि कुछ पोर्टलों की आवश्यकता दिल्ली में भी है। तो नेचुरल है कि अगर सरकार, माननीय मोदी साहब इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुरू शुरू में तो देखो समस्याएं आई, कोई भी नई चीज़ आती है उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन आज हरियाणा के अंदर देखें तो 80-90% दिक्कतें दूर हो गई। छोटी मोटी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। बेटा साहब, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस तरीके के चैलेंजेस देखते हैं? क्योंकि राजनीति में आपका एक तरीके से सफ़र नया नया था, तो उस समय में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था? और अगर आज की स्थिति देखें तो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर बेसिक जो समस्याएं हैं वो क्या है, और उनका सोल्यूशन किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो बेसिक समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर किया। मेरे पिताजी ने मेडिकल कॉलेज मांगा। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, सड़कें और गलियाँ बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। काम वो एक विधायक ऐसा काम कर दे जिसे लोग याद रखें। तो मेडिकल कॉलेज जींद के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आसपास के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, जो आज लगभग 80-85% बनकर तैयार हो गया। वहीं पर भाखड़ा का पानी पीने का, क्योंकि मेरा जींद सब ट्यूबवेल्स पे है, ट्यूबवेल का पानी पिया जाता है जींद में। तो मैंने एक साथ 14 ट्यूबवेल जब पास कराए, तो बाबूजी मनोहर लाल जी ने कहा कि इतने ट्यूबवेल कैसे? मैं जी ऐसे ऐसे आधारित। और मेरी एक इच्छा भी है कि भाखड़ा का पानी जो नरवाना से है आ जाए, लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी है, अगर आ जाए तो इसका फ़ायदा मिलेगा। साहब मेरी इस बात को कहा कि आप प्रोजेक्ट वगैरह ये सब बनाइए, और आज उसका ये कहूँगा शिलान्यास पत्थर रख दिया गया, उस पर काम शुरू हो गया। ये बाबूजी मनोहर लाल जी ने किया। और अब नायब अंतिम जो उसका पड़ाव था, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बड़ी स्पीड से इस काम को करवाने का काम किया। मुझे तो जहाँ बाबूजी का प्यार मिला, वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं। और मैं अगर किसी कार्य के लिए कहता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मना करते हैं। वो भी कहते हैं कि ठीक है। ये हर आदमी के अपने काम करवाने का एक तरीका कहिए, या आप ऐसा काम लेके जाते हैं कि जो सामने वाले को लगता है कि ये आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, हमारी लोगों की आवश्यकता है। तो इस बात का बहुत फ़र्क होता है। सड़कें आज वो मैंने जिक्र ही आपसे किया, गलियाँ सड़कें तो बनती रहती, टूटती रहती, लेकिन ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। बेटा साहब, ये कहा जाता है कि राजनीति के अंदर जिस विधायक, जिस मंत्री की अधिकारियों पर पकड़ रहती है, वो बेहद अच्छे तरीके से काम निकलवा भी सकता है और भला भी कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर कभी कोई ऐसी स्थिति आई हो जहाँ पर एक अधिकारी मिल गया कि भाई तू तो काम करके राजी नहीं है? मतलब कई बार ऐसे अधिकारी हमें अमूमन तौर पर मिल जाते हैं जिनका अड़ियल रवैया रहता है। उस अड़ियल रवैये को किस तरीके से आप ठीक करते हैं? या कोई ऐसी सिचुएशन, हम अधिकारी का नाम भी ना लें, मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपका कि आपने उसको इस तरीके से टैकल किया, और जो राजनेता आपको देख भी रहे हैं, क्योंकि आजकल बड़ी समस्याएं ये मीडिया में उठ रही हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं अंदरूनी तौर से, बाहर तौर पे, तो आप किस तरीके से देखते हैं? आज की स्थिति क्या है आधिकारिक तौर पर, और कभी जब समस्या आई होगी वो? देखिए, अधिकारी भी हमारी तरह इंसान है। सबसे पहले तो आप प्रयास कीजिए कि अपनी बात को, देखिए मेरे पिताजी मधुरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जब भी बात रखी बड़े प्यार से मुस्करा के रखी।
तभी वो विपक्ष में रहते हुए इतना काम करवा के गए, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को इतना काम नहीं मिलता। लेकिन ये मान के देखिए कि पहले तो आप बड़े प्यार से और बड़ी तहसीब से आप सामने बात रखिए अधिकारी को, अगर अधिकारी उस बात को नहीं मानता फिर आप हर एंगल का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि फटकार तो आप भी बहुत लगाते हैं अधिकारियों को। देखिए हुआ, अगर देखिए वो कहते हैं ना भय बिन होई ना प्रीति, तो कभी कभी इस चीज़ को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसा रहेंगे तो वो भी करें, तो उनको लगता है कि इसको कोई मालूम नहीं, जब अगर आपको पूरा ज्ञान और उस टॉपिक को आप बात को उठाते हैं तो अधिकारी कैसे कर सकता है, अधिकारी मना कर ही नहीं सकता। मेरे साहब कोई तो ऐसा इंस्टेंस होगा जो आज तक आपको याद होगा कि हाँ इस अधिकारी ने वाकई में तंग किया, हम बेशक नाम ना लें, वो सिचुएशन अगर हमें। मेरे साथ एक सबसे बड़ा ये हुआ कि 4 डिपार्टमेंट थे, हमारी एक सड़क थी, वो सड़क में एक 40 फुट गहरा पाइप दबाया गया, काफ़ी लंबा दबाया गया, अमृत योजना का, पूरी जींद में डली। तो रोहतक रोड पे कुछ तो लोगों की गलती थी, एक 40 फुट गहरा अगर पाइप है तो उसको कंपैक्ट होने में समय लगता है, 1-2 बारिश हो जाए मिट्टी विट्टी सब अपने आप सेट हो जाती है। तो हम भी मना करते रहे, लेकिन वहाँ के लोगों ने इश्यू जितना बना दिया उसके चलते वो सड़क बन गई, और वो सड़क टूट भी गई। उसमें क्या हुआ, 4 डिपार्टमेंट थे, उसमें वो लोग हल्ला कर रहे थे, इरिगेशन का भी उसमें रोल था, पब्लिक हेल्थ का भी रोल था, और आपका यूएलबी का भी रोल था। तो इसी प्रकार से 4 डिपार्टमेंटों के अपने अपने रोल थे, तो उन 4 डिपार्टमेंटों को मैंने बुलाया, मौके पे खड़ा किया। अब चारों के चारों अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, एक दूसरे पर। हाँ एक दूसरे पे डाल रहे हैं, गलती कोई मान नहीं रहा। तो मेरे मुंह से अचानक एक शब्द निकला, भाई तुम लोगों से तो ज़्यादा बेहतर उग्रवादी हैं, कम से कम कोई अटैक करके जिम्मेवारी तो लेते हैं। ये शब्द मुझसे निकला और वो मेरा बड़ा वायरल हुआ। जी बिल्कुल, सभी ने देखा था वो। हाँ वो बहुत वायरल हुआ, तो मुझे भी लगा कि गलत हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मुझको, मैं बोला जी मीडिया वाले लोग बड़े कलाकार होते हैं, आपको उन्होंने ये लाइन दिखाई, उससे पहले मेरी उनसे क्या डिस्कशन हुई वो तो कट और ट्रिम कर दिया उसको। वो बड़ा ज़्यादा ऊपर तक गया। उस पर सूर्य वाले ने भी ट्वीट किया और काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया, तो मुझे लगता है कि उसे मोदी साहब ने भी देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो कई बार बयान बड़े चल जाते हैं। मेरा वो बयान था जिन्होंने कांग्रेस वाले कह रहे थे कि अमित शाह जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, तो मैंने उस समय भी कहा था कि उनको अपना रिजाइन दे देना चाहिए अमित शाह जी को। मैंने कहा था कि कौओं के शराब से गाय नहीं मरा करती। ये भी बड़ा काफ़ी बयान चले अभी। तो मीठा साहब अब थोड़ा सा परिवार की तरफ भी चलने, क्योंकि आप राजनेता हैं, अमूमन तौर पर हमने देखा है कि पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा आप लोगों को सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो घर से डांट वांट तो नहीं पड़ती सर आपको? नहीं ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए कि जब आप पूरे नगर के हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समय की कटौती तो होती है। परिवार में आप उतना समय नहीं दे पाते। पूजा पाठ में पहले मैं 2-2.5 घंटे सुबह लगाता था, पूजा पाठ 1-1.5 घंटे की रह गई। तो समय की कटौती जब भगवान के उसमें हो गई तो समझो परिवार की तो ऑटोमेटिक ही होगी। तो इस बात का बड़ा फर्क रहता है। अब हाँ यहाँ कि मंदिर बन जाएगा तो यहाँ पूजा पाठ करने का थोड़ा सा अवसर ज़्यादा मिल जाएगा कि आप जब शाम को आएंगे तो फ्री रहेंगे। तो मेरी दिनचर्या उस माँ भगवती की पूजा से ही शुरू होती है, और हमारे घर में भी समापन भी उस माँ भगवती के आशीर्वाद से ही होता है। परिवार समझता है कि नहीं आप बिजी हैं, कोई बात नहीं, या कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं कि नहीं आप समय नहीं दे रहे हैं? देखिए ये सब चलता रहता है, नाराज़ भी होते हैं और वो समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं डॉक्टर ही था अपने पिताजी के साथ बैठता था तो सारा फील्ड मैं भी देखता था, और अकेले डॉक्टर थे, पॉलिटिकल नहीं थे, तब भी सारा फील्ड मैं देखता था, विवाह शादियों में आना जाना माना। तो ये कुछ एक चीज़ें शुरू से ही है कि हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ तो हमें इतनी ज़्यादा फैमिली को महसूस भी नहीं होती। और शायद मैं आपको वैसे भी विशेष तौर पे बताना चाहूँगा, मैं और मेरी पत्नी ने आज 30-35 साल हमारी शादी को हो गए, 30 साल में बड़ी मुश्किल से हमने 10 बार बैठ के खाना खाया होगा एक साथ। तो कभी समय नहीं लगता, क्योंकि हम डॉक्टर थे तब भी आप ये समझिए कि जितने कार्यक्रम धार्मिक शहर में होते थे तो लगभग 70% कार्यक्रमों में जाना होता था, और विवाह शादियों में तो तब भी था। अब लेकिन ये कि गांव और उसकी ज़्यादा बढ़ गई पॉलिटिकल होने की वजह से, तो बड़ा मुश्किल सा रहता है। आदत हो गई। अगर जिस दिन मान लीजिए 15-20 शादी ना हो या 15-20 कार्यक्रम ना हो, लोगों से मिलना ना हो, तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ऐसे लगता है यार आज खाली खाली रह गए। मीठा साहब डॉक्टरी पर बात कर लें, आयुर्वेद की स्टडी आपने की है, बीएमएस आपने बिहार से की है, आयुर्वेद का महत्व आपकी पर्सनल ज़िंदगी में कितना है, और जो लोग देख रहे हैं आपको
उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे आयुर्वेद के बारे में? का एक अपना एक सिस्टम है। अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं तो आयुर्वेद में जो चरक, सुश्रुत जी, ये सब हुए, ये कैसे, मैं कहूँगा सर्जन और ऐसे वो थे जो आप ये समझिए युद्ध होता था जब, तो युद्ध में ही रात को तैयार कर देते थे, उसकी चोट चपेट को सबको ठीक करते थे, उसको युद्ध करने लायक बना देते थे। तो इसके पौराणिक प्रमाण हैं। आप आयुर्वेद में अगर आप प्री मेडिकल करेंगे प्रारंभिक से, जैसे कि एक तो फर्स्ट ईयर से शुरू होती है, एक प्री से शुरू होती है, जो लोग 10वीं के बाद आयुर्वेद की स्टडी में जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि आप किस प्रकार, उसमें रावण संहिता का भी जिक्र आता है, उसमें भूत प्रेत की उसका भी जिक्र आता है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लेसन आते हैं, अलग अलग आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें, झाड़ फूक ये वो सब, आपको आयुर्वेदिक चीज़ बनाना, आपको ये सब कैसे बनेंगे, कैसे मिश्रण होगा, ये सब चीज़ों का विषय, मतलब हर विषय पे इंसान को कैसे जीना चाहिए, क्या खुराक आपको खानी है, वो जो 2 साल की स्टडी है, उसमें तो समझिए एक शुरुआत है आपको समझाने के लिए। बस प्री के बाद फर्स्ट ईयर से तो फिर सब जैसे MBBS की वैसे ही शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि एलोपैथिक में सिस्टम चला जाता है, ये आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदिक BMS होने का अर्थ है कि आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का ज्ञान होना, दोनों चीज़ों को पढ़ाया जाता है उसमें। हमें ऐसा नहीं लगता कि एलोपैथी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय इसके कि आयुर्वेद को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है? समय के जो राजा महाराजा रहे, वो जो महात्मा बुद्ध का समय रहा और राजा अशोक का समय रहा, उस समय कुछ एक पुराणों को, कुछ एक मतलब आयुर्वेद के ग्रंथों को, कहीं ना कहीं ग्रंथ ही कहूँगा, जिनको कहीं ना कहीं दबा दिया गया, मेरा ऐसा मानना है। और उस जैसे कि एलोपैथिक में मिम्स आती है, सिम्स आती है, सभी आपको साल्ट पता लग जाते हैं, ऑल वर्ल्ड में प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है, जो डॉक्टर नहीं है वो भी देख सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, फार्मूला मुझे मालूम है, मान लेते हैं कि मुझे कोई बवासीर का ही फार्मूला मालूम है या टाइफाइड बुखार का कोई फार्मूला मालूम है, तो वो या तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा या वो मेरे साथ ही चला जाएगा, उसको हम लोगों को बता नहीं पाते। एलोपैथिक में सिम्स और मिम्स है, वो ऑल वर्ल्ड का कोई व्यक्ति देखे, डॉक्टर देखे, आम जनरल व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, भाई क्या साल्ट है कैसे है। लेकिन आयुर्वेदिक की बहुत बड़ी खूबी है, वैद वैद एक से एक हुए, लेकिन अगर वैद का बेटा उस लाइन में है तो ठीक, नहीं तो वैद अपने साथ ही लेके फार्मूला चला जाता है इस दुनिया से। ये आयुर्वेद की सबसे बड़ी कमजोरी है। बहुत से ऐसे फार्मूले थे, मेरे पिताजी पहले मिलिट्री में रहे पौने 5 साल, और फिर उन्होंने जींद में एक अच्छे डॉक्टर रहे। उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि 800 से 1000 की OPD भी की हुई है, क्योंकि हमारे पास गरीब व्यक्ति आता था। आज हम जहाँ, आज भी चलता है आपका? क्योंकि हम लोग उस समय, मेरे पिताजी 2 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की दवाई का चार्ज करते थे, उसी में सब कुछ आ गया, दवाई भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो गरीब लोगों को बड़ा फ़ायदा रहता था, उनको लगता था कि डॉक्टर मिड्डा हम लोगों के लिए है, और उसी का बेनिफिट भी मिला कि हम लोगों को आज इतना सब लोग प्यार करते हैं। तो आयुर्वेद तो देखिए आयुर्वेद है। तो मैंने जैसे रावण संहिता का जिक्र किया, रावण संहिता आप पढ़ेंगे तो उसमें भी फार्मूले लिखे हुए हैं, जो कि रावण द्वारा लिखी गई थी। अलग अलग है। बेटा साहब, अब बहुत महत्वपूर्ण और मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आज का समय रील्स का चल रहा है, मीम्स का चल रहा है, सोशल मीडिया का चल रहा है, और इस भागती दौड़ती दुनिया में युवाओं को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ बना दी गई है मोबाइल फ़ोन। आप आयुर्वेद की भी समझ रखते हैं, ज़िंदगी का भी तजुर्बा रखते हैं। युवा को सबसे बड़ी समस्या है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और ये किस लिए होती है कि उसके पास गाड़ी है, वो सोशल मीडिया पर दिखा रहा है। तो इस जंजाल में युवा फंस चुका है, पर असल मायने में जो युवा आगे बढ़ना चाहता है वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या रखे, और हमारे युवाओं के लिए एक आखिरी संदेश आपकी तरफ से। मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, वो एक बात कहा करते थे कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। और आपको विशेष तौर पे बताऊंगा, 9.5 साल मेरे पिता विधायक रहे, उन्होंने कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखा। मेरी वाइफ के पास भी मोबाइल नहीं है, आज भी और मेरे पास भी मोबाइल, लैंडलाइन है, उन्हें कोई काम होता है तो उससे फ़ोन कर लेते हैं, या बेटे कहीं बाहर घूमने जाना हो, कहीं बाहर हो, तो किस तरीके से? रहता है, कोई आवश्यकता भी बात करवा दी, कोई शौक नहीं है। और देखिए, एक विधायक का मोबाइल ना होना भी, ये भी बहुत बड़ा ज़रूरी है। बल्कि चौटाला साहब ने एक बार बड़े डॉक्टर साहब से कहा कि आप मेरा मोबाइल रख लीजिए, मुझे कई बार बात करनी हो तो दिक्कत होती है। तो बड़े डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, मेरी उम्र इतनी हो गई और मैं जीवन के इस पहर में झूठ नहीं बोलना चाहता, और मोबाइल सबसे ज़्यादा झूठ बुलवाता है।
बहुत बड़ी बात है ये, मतलब। मैं किसी धार्मिक कार्य में जाता हूँ, कार्यक्रम में जाता हूँ या स्कूल्स वगैरह में जाता हूँ, मैं भी ये बात करता हूँ कि वहाँ जो मातृशक्ति बैठी होती है। आजकल की हमारी बहनें भाभियाँ क्या करती हैं कि बच्चा रो रहा है, बच्चा मान लीजिए 2 साल का रो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो बच्चा उस समय तो चुप हो गया, लेकिन वो बच्चा आने वाले समय में इतना जिद्दी हो जाएगा, उसकी जो नर्व्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है कि एक ही कमरे में 5 लोग बैठे हैं, सब अपना अपना मोबाइल लेकर, घर के लिए समय नहीं। तो ये अजीब ही अकेलापन है। मोबाइल एक फैमिली मेंबर बन गया, जबकि ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पूरे परिवार में मोबाइल आज की आवश्यकता है, लेकिन अगर मोबाइल को 2 घंटे बंद करके पूरा परिवार एक साथ बैठे तो कम से कम एक दूसरे को जान सकता है। आज समय नहीं रहा। मैं 2 चीज़ें अक्सर कहता हूँ और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि पूरे परिवार में जो आजकल की हमारी भाभियाँ हैं, आजकल की जो महिला शक्ति है, जो न्यू जनरेशन है, उनसे मैं एक निवेदन करूँगा कि वो अपने बच्चों को दादा दादी के पास जरूर बिठाएं, दिन में 1 घंटे के लिए। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, मेरा मानना है कि साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, आज युग है मोबाइल का, गूगल पे आगे पीछे सब आप देख सकते हैं, लेकिन साइंस कितनी भी तरक्की करेगा, 2 चीज़ साइंस आपको कभी नहीं दे सकती, एक तजर्बा और एक आशीर्वाद। ये दोनों बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेंगे, ये आपको साइंस कभी नहीं दे सकती। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि मोबाइल ज़रूरी है हमारे जीवन में, पर उसे इतना ज़रूरी मत बनाएं कि हम उसके बिना एक पल भी न रह पाएँ। तो हमारे युवाओं के लिए आखिरी में आपके तजुर्बे की 4 लाइनें। बस यही संदेश दूंगा कि मोबाइल का प्रयोग करें, लेकिन 2 घंटे के लिए सभी पूरी फैमिली मोबाइल को बंद करके आप आपस में गपशप करें, परिवार एक दूसरे की प्रॉब्लम समझे और अपने बच्चों को आध्यात्मिक बातें ज़रूर बताएं। क्योंकि आज जो सब टेंशन में जा रहे हैं, आप देखेंगे कि एक व्यक्ति स्कूटर चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, अपने आप अकेला है गाड़ी में, अपने आप से बातें करता जा रहा है। बातें करे किससे? कोई है ही तो नहीं, मोबाइल से आप बात नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे छोटे बड़ों से हाथ जोड़ के निवेदन कि परिवार में समय दें, मोबाइल को 2 घंटे बंद रखें और देखिए 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट इतने अच्छे लगेंगे कि आप स्वयं मानेंगे कि हमारा परिवार पहले से कितना बेहतर चला गया। ना आप डिप्रेशन में जाएंगे, ना आप टेंशन में रहेंगे। कोई समस्या आती है तो परिवार अपने परिवार में, बच्चे अपने परिवार में बात रख सकेंगे। ये मेरा सबसे नम्र निवेदन, और मैं यही कहूँगा कि माँ भगवती की कृपा बनी रहे सब पे, सबके घरों में सुख शांति रहे और हमारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में इतना मजबूत रहे और इतना कामयाब हो कि विश्व में इसके नाम का और डंका बजे। वैसे तो बजा हुआ, लेकिन विश्व में नंबर 1 पे हमारा देश आए, ऐसी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।